अभिषेक भाई, आप बिहार से आते हैं, बड़ी उम्मीद थी वहां पे सुशील मोदी बड़े सपने लेकर दिल्ली की कुर्सी की तरफ देख रहे थे। सब मान रहे थे सुशील मोदी भी आज शपथ लेंगे और नीतीश जी के 4-4 मंत्री देंगे, लेकिन यहाँ भी मामला पलट गया। सुशील मोदी कहाँ है आज, पता है कुछ आपको? सुशील मोदी तो पटना में ही है, और वो पटना में थे तभी तय हो गया कि उन्हें मंत्री नहीं बनना है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को सुशील मोदी या किसी इंडिविजुअल से आगे देखने की जरूरत है, और इसको 2 या 3 स्तरों पे आप देख सकते हैं। पहला, कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने एक पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश की सिर्फ 2 मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन दोनों मुद्दों पर आज सरकार ने एक तरह से औपचारिक तौर पे मान लिया कि हम फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि इन 2 मुद्दों पर हम फेल रहे हैं। ये 2 जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे फेल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, दोनों को हटाया गया कैबिनेट से। न सिर्फ विभाग बदला गया बल्कि उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश या बिहार के समीकरणों को देख करके आप देखें, पिछली बार 2019 में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि हम टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे कैबिनेट में। टोकन रिप्रेजेंटेशन से उनका आशय था कि हम सिर्फ एक मंत्री जैसे शिवसेना ने बनाए थे वैसे हम नहीं लेंगे, उनको कम से कम 3 मंत्री पद चाहिए थे। लेकिन आज 2 साल बाद वो वही काम किए हैं, एक मंत्री पद लेकर मान गए हैं। हालांकि इसके बारे में भी तमाम चीजें चल रही है कि नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह जी में एक मतभेद है। आरसीपी सिंह जी किसी कीमत पर मंत्री बनना चाहते थे और नीतीश कुमार जी नहीं बनने देना चाहते थे। ये तमाम चीजें वहां भी चल रही हैं। सुशील मोदी जी के साथ ये सर्वविदित है कि वो संजय जोशी जी के काफी करीब रहे हैं। वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने संजय जोशी को जब भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, उस समय उनके पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया था और ये साफ साफ कहा था कि किसी एक व्यक्ति के इशारे पे पार्टी नहीं चलनी चाहिए, पार्टी की संस्कृति नहीं रही है। और वो एक व्यक्ति आज सर्वशक्तिमान है। समय बदला, सबने देखा। और दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आसानी से भूलते नहीं है, वो मौके का इंतजार करते हैं, और इसी मौके में सुशील मोदी जी कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं उसके। रही बात उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई है। वो भी सामाजिक समीकरण किस तरह से? सामाजिक समीकरण इस ढंग से साधा गया है कि जो पिछली बार जो वोट देने वाला तबका था, जो सबसे एग्रेसिव वोटर था, जो सबसे बड़ा वोटर था, जो उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को देखे तो सबसे ज्यादा थी, वो था ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से इस बार छोड़ दिया गया है। और शायद एक अजय मिश्रा लखीमपुर वो भी एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ही है। वो कोई रीता बहुगुणा जोशी या कोई रमापति राम त्रिपाठी, या जहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण राजनीति प्रभावी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां से कोई नहीं आ रहा है। और ये बड़ा मिस्टीरियस है कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। दूसरी चीज, पिछड़े वर्गों को आज देखिए सुबह से टीवी पे क्या नैरेटिव चल रहा था, टीवी पे न्यूज कैसे दिखाए जाते हैं, जिससे आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, यहाँ उपस्थित पैनल में सारे लोग हैं। 27 ओबीसी मंत्री बनेंगे। आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा था कि किसी कैबिनेट एक्सपेंशन में ये बताया गया हो कि फला समाज के इतने मंत्री बनेंगे। 43 में आउट ऑफ 43 27 मिनिस्टर ओबीसी समाज से होंगे, ये दिखाया गया। तो ओबीसी समाज से 27 मंत्री होंगे, ये बार बार टीवी चैनलों पे दिखाए जाने के पीछे मकसद क्या था? इसका साफ साफ मकसद दिख रहा था कि ओबीसी समाज के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है, उसको कहीं ना कहीं रिड्रेस करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी अब गैर यादव ओबीसी समाज के इकलौते नेता नहीं रहे, वो अब सिर्फ एक छोटे जातीय समूह के नेता में तब्दील होकर रह गए हैं। 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, एक टोकन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, उनके पिछड़ावाद के चेहरे पे लड़ा गया। उन्होंने हर चुनावी सभा में अपनी ओबीसी आइडेंटिटी को जिस ढंग से फ्लॉन्ट किया, ये सब आप लोगों ने देखा। लेकिन आज के विस्तार में क्या हुआ? एक समाज, उससे 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 2 या 3 उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं, एक गोरखपुर इलाके से, एक मिर्जापुर इलाके से। कहीं ना कहीं ये कोशिश दिख रही है कि ब्राह्मण समुदाय की जो तथाकथित या वास्तविक जो भी नाराजगी हो, अगर कोई नाराजगी है तो उसको
राजपूत और कुर्मी वोटों को क्लब करके उसको काउंटर करने की कोशिश की जाए, इन सब अलग अलग रेस्पेक्टिव रीजन में। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड से जिनका सिलेक्शन किया गया है, उनका पूरा का पूरा प्रशासनिक करियर उत्तर प्रदेश में रहा है। 2002 में राज्यसभा आने के पहले वो यूपी कैडर के आईएएस हुआ करते थे और उनको भी लाया गया है, वो भी उसी कुर्मी समाज से आते हैं। लोध समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है इसमें। दलित समाज में पासवान समाज की उत्तर प्रदेश में पूरी तरह उपेक्षा हुई है। और तो और आप चाहे कोई किसी इंटेलिजेंस इनपुट को केंद्र सरकार कराई हो या कराती हो, या फिर किसी सामाजिक स्तर पर या किसी पत्रकार के स्तर पर आप सर्वे करा लें, पासवानों के सर्व स्वीकार्य नेता, चाहे उनकी पार्टी का जनाधार रहा हो या ना रहा हो, वो रामविलास पासवान ही थे और आज भी वो वोटर चिराग पासवान के साथ है, उनसे सहानुभूति रखता है। ऐसे में एक उम्मीद थी कि कमलेश पासवान को कहीं एडजस्ट किया जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये काफी महत्वपूर्ण समाज है और इसके वोट मायने रखते हैं। संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद, ये उम्मीद थी कि प्रवीण निषाद जी को लाया जाएगा। वो कहीं ना कहीं चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे वाली स्थिति है कि एक कम्युनिटी को समायोजित करने के चक्कर में कई सारी अन्य महत्वपूर्ण कम्युनिटी को आपने इग्नोर किया है। और स्वाभाविक भी है, जब जातीय आधार पे आप प्रतिनिधित्व देने चलेंगे तो इतनी सारी जातियां हैं, किसको किसको देंगे। आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देख रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भी लोध समाज को मिला, लेकिन सहनी समाज, मल्लाह समाज को नहीं मिला। कुर्मी समाज को मिला, लेकिन पासवान समाज को नहीं मिला। ये किस तरह का मैसेज दिया गया? अक्षय भैया, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, आज के मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश के कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव से जोड़कर किस तरह देखते हैं? क्या ये अच्छा संदेश दे पाएगा, भाजपा को फायदा पहुंचाएगा या नहीं? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का योगदान इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखें तो मुझे लगता है 1/3 होता है। असल काम होता है सरकार का परफॉर्मेंस, और यहाँ डबल इंजन की सरकार जिसको बीजेपी कहती है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह है, इसके बावजूद एजुकेशन सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है। आप कहीं भी देखें, लखनऊ से लेकर गांव तक, गढ़मुक्तेश्वर से लेकर बलिया बक्सर तक, जिस प्रकार से लाशों का ढेर लगा है, जिस प्रकार से कोरोना में लोगों की जानें गई हैं, कोरोना से कम सरकार की बदइंतजामी से ज्यादा। तो क्या अश्विनी चौबे और हर्षवर्धन को हटा देने से और नए मंत्री बना देने से लोग मान जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज की, अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंटेशन दे देने से कितने बनाएंगे आप? बहुत सारी जातियां हैं। अगर आपको दुरुस्त ही करना था तो निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया गया? क्या हालत है फाइनेंस मिनिस्ट्री की? देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। एज ए मिनिस्टर वो कहाँ क्वालिफाई कर रही हैं? वो कौन सी बीजेपी की बहुत बड़ी स्टेलवर्ट है जिनको हटाने से बहुत बड़ा कोई आफत आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी की इनर पॉलिटिक्स में? यशवंत सिन्हा को भी वित्त मंत्रालय से हटाकर उनकी जगह जसवंत सिंह को लाया गया था 2002 में, खासकर तब जब US 64 का मामला सामने आ रहा था, उस दौर में भी। लेकिन आज के समय में क्या है, आपने एक तरह से जो मंत्रिमंडल विस्तार किया उसमें एक तरह से लोगों को अनडिक्लेयर्ड तरीके से ये दिखाया है कि इनकम्पिटेंट लोगों को हटाया गया। तो इनकम्पिटेंसी की परिभाषा क्या है? जब इनकम्पिटेंसी की परिभाषा ही जब यहाँ पर इस पे इतना बड़ा द्वैध है, तो सरकार में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस तो वित्त मंत्रालय का है। इकोनॉमी कितनी नीचे जा चुकी है आप देखिए। पहली बार मैंने सुना था, आज तक मैंने कभी किसी बजट भाषण में नहीं सुना था कि वित्त मंत्री जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी के डेटा का जिक्र करें। जीडीपी डेटा का नहीं, रियल जीडीपी डेटा का नहीं, नॉमिनल जीडीपी डेटा का, कि वो 10% से ऊपर है। जबकि पिछले 15-16 सालों में कोई ऐसा साल नहीं था कि नॉमिनल जीडीपी 11.5% से नीचे रही हो, खराब से खराब हालत में। रियल जीडीपी के आंकड़ों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। और उसी बजट भाषण को, पिछले वाले बजट भाषण को एक तरह से कट कॉपी पेस्ट किया गया इस साल के बजट भाषण में। क्या हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ है? कितने कामगार हैं? मिर्जापुर के कालीन उद्योग का क्या हुआ? एमएसएमई की बात की जा रही है। और देखिए, एक चीज पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सबसे बड़ी चीज जो है वो कोऑपरेटिव को अलग करके किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। इसके पीछे क्या है? विलेज पॉलिटिक्स को साधना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना।